हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीवी साइंस इजी लर्निंग। बच्चों, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है? बोलो। क्वेश्चन जो बोले थे कर लिए आपने सारे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको? चलिए, रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमको क्या करना था बताइए? असर्शन रीजन, एमसीक्यूज और केस स्टडी क्वेश्चंस हम इस सेशन में करेंगे। ठीक है ना? तो देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, है ना? तो ऑप्शंस तो आप सारे लोग जानते ही हैं। ये रहा। अगर ए और आर दोनों ठीक हैं, है ना? अगर ए और आर दोनों ठीक हैं और ए और आर दोनों ठीक हैं और बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तब आप ए पर टिक मारेंगे। ए और आर दोनों सही हैं, आर ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तब आप बी पर टिक मारेंगे। ए सही है, बी गलत है तो सी हुआ, और ए गलत है, बी सही है तो डी हुआ। मतलब ए और आर। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा है बताइए? रिलेशन आर, ये एक रिलेशन है आर, ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर हमें दिए हुए हैं, ये सारे के सारे, इनको ध्यान से देखिए। ओके, इज रिफ्लेक्सिव डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3, है ना? आप ये चेक कर लीजिए कि 1 2 3 वाले सेट के ऊपर ये जो सेट आपको रिलेशन दिया हुआ है, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो आपको इसमें 1 1 चेक करना पड़ेगा, ये रहा। 2 2 चेक करना पड़ेगा, ये रहा। 3 3 चेक करना पड़ेगा, ये रहा। यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसका रीजन सुनिए। रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये बात भी सही है, यानी कि ए सेट के सारे एलिमेंट ए कॉमा ए जब रिलेशन में होते हैं तब वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये ठीक तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि यही यही कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव होने के लिए, तो इसी ने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास असर्शन, दूसरा वाला। एक मेरे पास रिलेशन है आर एल वन, ये एल टू है बेटा, एल टू, एल वन कॉमा एल टू। एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू। अगर एल वन और एल टू आपस में, एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू, तब एल वन और एल टू का रिलेशन बन जाएगा। इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट एल ऑफ ऑल लाइंस इन द प्लेन। तो क्या इस कंडीशन के हिसाब से ये जो बनेगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? चेक कर लीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है ना? चेक कर लीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले चेक करिए कि एल वन अपने आप के ऊपर, एल वन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है। अरे जब एल वन कॉमा एल वन होगा तभी तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। सेम लाइन, एक ही लाइन अपने ऊपर परपेंडिकुलर होती है कभी? नहीं होती, यानी कि ये गलत लिखा हुआ है। अब जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो इक्विवेलेंस कहाँ से होगा? ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। अब आगे बढ़िए। द रिलेशन आर इन द सेट ए सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब वो इक्विवेलेंस कहलाएगा, तब वो इक्विवेलेंस कहलाएगा, है ना? तो ये बात तो सही है, यानी कि ये वाली बात गलत है और ये वाली बात सही है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ? पहली वाली गलत है, दूसरी वाली सही है। दिस इज द ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। पहली वाली गलत है, दूसरी वाली सही है। दिस इज डी। आगे बच्चों, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। रिलेशन आर इन द सेट आर इज डिफाइंड एज ए कॉमा बी, ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो आपको ये चेक करना है, ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। चेक करिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करिए, है ना? सेट आर है रियल नंबर का, है ना? तो देखना, इसमें 1 1 वाला ऑर्डर पेयर बन सकता है क्या? इसमें 1 1 वाला ऑर्डर पेयर बन सकता है क्या? इसमें 2 2 वाला ऑर्डर पेयर बन सकता है क्या? चेक करना। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1,
2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन नहीं है बट इक्वल्स टू तो है ही है, तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्सिव तो ये है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक और चेक करो, ये वाला सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखो जरा, अगर 1 2 से छोटा है तो क्या 2 भी 1 से छोटा होगा? गलत, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखिए, आ गया कि नहीं आ गया? 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, तो क्या 1 छोटा हो गया 3 से? ये सही बात है, यानी कि ये ट्रांजिटिव है। यानी कि जो पहला वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो रिफ्लेक्सिव है ही है, ट्रांजिटिव है ये, सिमेट्रिक नहीं है। इसने मना किया था नॉट सिमेट्रिक, यानी कि ये पूरा स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। असर्शन इज राइट। आ गया कि नहीं आ गया? अब रीजन सुनिए, रिलेशन आर in a set A is said to be reflexive if A comma A belongs to R for all A belongs to A. ओके, तो ये बात भी सही लिखी हुई है। अब कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? चलिए, आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? आप अपना दिमाग चलाइए। चलिए, आपके लिए टाइम दे रहा हूं, बता दीजिए बस। मिल गया ऑप्शन आपको अपना? इसका आंसर होगा बी। ये भी सही है, ये भी सही है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी पूछ रहा था, यहाँ पे केवल रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव बोल रहा है, तो पूरा का पूरा थोड़ी हो रहा है। अगर या तो इक्विवेलेंस बोलता, कुछ ऐसा बोलता, तभी तो एक्सप्लेन कर पाता कि तीनों चीजों से इक्विवेलेंस होता है। आ गया कि नहीं आ गया? तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a relation R in a set 1 2 3 given by 1 1 comma 2 1 is symmetric and transitive but not reflexive। आ गया कि नहीं आ गया? but not reflexive। और रीजन दिया हुआ है, क्या रीजन दिया है बताइए? रीजन दिया हुआ है रिलेशन आर इन द सेट दिस इज गिवन बाय, पहले 1 2 and 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। चलिए वो देखते हैं, पहले असर्शन को देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय 1 1 2 1 इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक तो है ही है, दिख रहा है आपको सिमेट्रिक है कि नहीं है? एंड ट्रांजिटिव, अब ये ट्रांजिटिव भी है। अब ट्रांजिटिव तो नहीं है भाई, क्योंकि देखो इसमें 1 2 है और 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, वो इसमें है नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। ये कह रहा था कि सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, तो क्रॉस लगा दीजिए। आगे रीजन सुनिए, रिलेशन आर इन अ सेट 1 2 3 गिवन बाय 1 2 and 2 1 इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, चलिए मैंने बात मान ली, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 नहीं है। नॉर ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये बात सही है। आ गया ना? पहली वाली गलत है, दूसरी वाली सही है, यानी कि ऑप्शन डी। सबको समझ में आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है? ध्यान से देखते जाइए असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, a relation R in the set 1 2 3 4 5 given by A comma B such that modulus of A minus B is even is an equivalence relation। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, चेक करके देखो। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 चेक करना, 1 1 चेक करेंगे, 2 2 चेक करेंगे, तो मॉडुलस के अंदर 1 1 जीरो आ जाएगा, 2 2 जीरो आ जाएगा, 3 3 जीरो आ जाएगा, तो जीरो इज द इवन नंबर। अरे बोलिए, जीरो इज द इवन नंबर। आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए सही है, जीरो इवन नंबर कह सकते हैं, क्योंकि जीरो को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जीरो आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा जी, अब चेक करिए जरा, क्या चेक करेंगे बताइए? रिफ्लेक्सिव के बाद से, अरे आपको वैसे भी ध्यान होगा यार, ये क्वेश्चन हमने कॉपी में किया हुआ था, याद है कि नहीं याद है? मल्टीपल ऑफ 4 वाला किया था, एक मल्टीपल ऑफ 2 वाला किया था, याद होगा आपको क्वेश्चन? याद है कि नहीं याद है ना? अब जरा क्या चेक करना है? सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक चेक करिए। अब 1 2 से, अगर मान लीजिए 1 3 से इवन नंबर आ रहा है, 1 3 से इवन नंबर आ रहा है, तो 3 1 से भी इवन नंबर आएगा, 3 1 से भी तो इवन नंबर ही आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा बताइए? 3 1 से इवन नंबर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी होगा। अब 1 3 से इवन नंबर आ रहा है
और 3,5 से भी इवन नंबर आ रहा है, तो 1,5 से भी इवन नंबर ही बचेगा। मॉडुलस के अंदर a माइनस बी करके देख लो, इवन नंबर आ जाएगा, मतलब 2 से कट रहा होगा, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस तो है। दिस स्टेटमेंट इज राइट। नो एलिमेंट ऑफ 1,2,135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। चेक करके देखो, पहले 1 को 2 के साथ, 1 को 4 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, और सॉरी 3 2 3 5 3 सॉरी दोबारा देखिए, 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 और 5 4। चेक करना जरा इवन नंबर आ रहा है क्या। अगर मैं 1 2 ले लूँ तो इवन नंबर नहीं आएगा माइनस करके, 1 4 ले लूँ तो भी माइनस करके इवन नंबर नहीं आएगा, 3 2 ले लूँ तब भी माइनस करके इवन नंबर नहीं आएगा, 3 4 से भी नहीं आएगा, 5 2 से भी नहीं आएगा, 5 4 से भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ किसी से भी इवन नंबर नहीं आ रहा है, यानी कि ये बात सही लिखी हुई है कि नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। कोई भी एलिमेंट इसका रिलेटेड नहीं है, क्योंकि माइनस करने से इवन नंबर बचेगा ही नहीं। आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन ये इक्विवेलेंस की कंडीशन बोल रहा था, और ये केवल हमें ऑर्डर पेयर बनाने हैं। रिलेशन बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा, तो इसका मतलब ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। अपने आप ऑप्शन ढूंढ के बैठा करो। आप अपना, आपको अपना ऑप्शन अपने आप देखना होता है। चूज योर ऑप्शन योर सेल्फ, फिर वेरीफाई करिए कि आपका ऑप्शन मेरे ऑप्शन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आ गया कि नहीं आ गया सबको समझ में? आ गया? अरे बोलिए। नेक्स्ट आता है आपका इसमें लिखा हुआ है बेटा, द मॉडुलस फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स है, ये एफ एक्स है। एफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। तो सही कह रहे, सही बात है, ये तो ऑन टू कहाँ है देखो जरा। अगर हम इस केस में पेयर बनाएंगे तो मॉडुलस फंक्शन है, -1 की इमेज 1 पर बनेगी, +1 की इमेज वो भी 1 पर ही बनेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें केवल पॉजिटिव एलिमेंट्स जो थे उन्हीं के ऊपर इमेज बनेगी, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव एलिमेंट्स थे वो सब अनपेयर्ड रह जाएंगे, अनपेयर्ड। तो इसका मतलब जो ऑन टू नहीं हुआ। सही बात है, दिस इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन लिखा हुआ है। अब इसका रीजन सुनिए, अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ f इज इक्वल टू y, यानी कि इसकी जो रेंज आएगी -1, जैसे लिखे ना -1 +1 -2 +2, इन सब की जो रेंज आएगी वो सब प्लस में आ रही है। तो जो रेंज आएगी वो y वाले सेट के बराबर आ जानी चाहिए, लेकिन y वाला सेट तो बड़ा है, रियल नंबर का है, उसमें तो आधे एलिमेंट नेगेटिव भी होंगे, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं हुआ। आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑन टू नहीं है। और सेकंड कंडीशन थी, रीजन था, फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू वाई, जी सही लिखा हुआ है। अगर रेंज वाई के बराबर आ जाएगी तभी तो ऑन टू बोलेंगे, और ये भी सही लिखा हुआ है। आ गया कि नहीं आ गया? और एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि यही कंडीशन होती है ऑन टू के लिए कि बी सेट के सारे पेयर्ड हो जाएं, सारी सारी रेंज वाई वाले सेट के बराबर आ जाए, तभी तो ऑन टू कहलाता है, यानी कि ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन ए। आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ध्यान से करने पड़ते हैं ये, असर्शन एंड रीजन हाल गलत हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, देखेंगे सारे बच्चे। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन, आपको ध्यान होगा कॉपी में हमने ये क्वेश्चंस किए हुए थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज 1 1। ये 1 1 है क्या? चेक करना जरा। अगर मैं 1.1 की इमेज चेक करूं तो 1 पे जाके बनेगी, 1.2 की इमेज चेक करूं तो वो भी 1 पे जाके बनेगी, तो ये 1 1 कहाँ हुआ? गलत, गलत लिखा हुआ है ना। आप खुद चेक किया करो अपने आप से। रीजन, रीजन क्या दिया है? अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी 1 1 इफ एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू x सच दैट fx इक्वल टू fy। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। आपको ध्यान होगा हमने कॉपी में जब लिखा हुआ था तो fx इक्वल टू x इक्वल टू y लिखते हैं, fx इक्वल टू fy प्रूफ करते हैं, तभी तो 1 1 हो पाता है। तो fx इक्वल टू fy होना चाहिए ना, तभी तो 1 1 हो पाएगा। यानी कि पहली बात गलत लिखी हुई, दूसरी वाली सही लिखी हुई है। पहली गलत, दूसरी सही। ऑप्शन कौन बताएगा? डी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इस पे लिखा है मैपिंग शोन इन द एरो डायग्राम
एरो डायग्राम ये है, थोड़ा नीचे हो गया है, आप इस एरो डायग्राम को देख लो। चलिए देख लिया। अब इसने जो क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर देते हैं। फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज इंजेक्टिव। आपको चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है कि नहीं है। इंजेक्टिव चेक करना, बी सेट के सारे एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एक ही एलिमेंट होना चाहिए। देखिए इसके लिए भी एक ही है, इसके लिए भी एक ही है, इसके लिए भी एक है, इसके लिए भी एक है। आगे कि नहीं आगे, 1 1 है, तो यानी कि दिस इज इंजेक्टिव, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट, अ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी 1 1 सेट टू बी ऑन टू, इफ ऑन टू की बात कर रहा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज इन ए। बी सेट के सारे एलिमेंट की इस सेट में कहीं ना कोई प्री इमेज होनी ही चाहिए, तभी वो ऑन टू कहलाएगा। अब चेक कर लेना, बी सेट में सारे की प्री इमेज है, यस, गलत जवाब। 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ए सेट में कोई भी प्री इमेज नहीं है, यानी कि ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। आ गया कि नहीं आ गया, ऑन टू नहीं है, यानी कि दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है बताइए। अब फंक्शन ये सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है ना, ये स्टेटमेंट तो सही लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज इन ए। ऑन टू तभी बोलेंगे जब ए सेट में प्री इमेज हो, वो फिगर में दी हुई नहीं थी, बट ये स्टेटमेंट तो सही लिखा हुआ है ना कि इमेज होनी चाहिए तभी ऑन टू बोलेंगे। इंजेक्टिव ये है, ये स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। बताइए क्यों? क्योंकि ये इंजेक्टिविटी की बात कर रहा है और ये ऑन टू यानी कि सब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, वो इंजेक्टिव वो सब्जेक्टिव है। ये इंजेक्टिविटी की बात हो रही थी यहाँ पे सब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, ऑन टू की बात हो रही है। आगे बच्चों, सबको आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है? ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट आता है आपका ये वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिग्नम फंक्शन, देखिए आपकी कॉपी में सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। सिग्नम फंक्शन याद है कि नहीं याद है? मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो अ फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर ये 1 1 भी होता हो और ऑन टू भी होता हो तभी इसको बाइजेक्टिव बोलेंगे। दिस इज द राइट स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। अब दूसरी बात सुनिए, सिग्नम फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस इज बाइजेक्टिव। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये बाइजेक्टिव है। चेक कर लो सही है कि गलत है, सही लिखा है कि गलत लिखा है, चेक कर लो जरा। कैसे चेक करेंगे? देखो इस सेट में, इस वाले सेट में रियल नंबर है बहुत सारे, इस वाले सेट में रियल नंबर है बहुत सारे, है ना। रियल नंबर से रियल नंबर में तो है ना। अब देखना, अब अगर मैं x से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लूं, 2 ले लूं, 3 ले लूं, 4 ले लूं, है ना, इन सब की इमेज कहाँ पे बनेगी? 1 पे जाके बनेगी। ये सब के सब 1 से पेयर बनाएंगे, क्यों? क्योंकि x से बड़ा जो 0 से बड़ा जो कुछ भी होता है उन सबका पेयर 1 के साथ बनेगा, और जो 0 होगा उसका पेयर 0 के साथ बनेगा, और जो x लेस देन 0, जो 0 से छोटे होंगे उनका पेयर -1 से बनेगा, यानी कि -1 -2 -3 -4 जो भी होंगे वो सब के सब 1 से पेयर बनाएंगे -1 के साथ। तो इसका मतलब बाइजेक्शन कहाँ हुआ जी? तो बॉस बाइजेक्शन होने के लिए तो 1 1 ऑन टू भी होना चाहिए, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। ऑन टू भी नहीं है, बताइए क्यों? क्योंकि इसमें -1, ये वाला -1 0 और 1 के अलावा भी तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, उनके लिए तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब ना 1 1 है ना ऑन टू, कुछ है ही नहीं है, नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ऑप्शन बताइए। आ गया? नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन है, ये तो आपको ध्यान होगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हमने ये कॉपी में प्रूफ भी किया हुआ था, अगर आपको याद हो। लेट ए एंड बी विद टू सेट्स, अ फंक्शन एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में हमने एक फंक्शन बनाया सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज 1 1, है ना। ये 1 1 है, ये एकदम सही बात लिखी हुई है, 1 1 ही होता है। आ गया कि नहीं आ गया? और f फ्रॉम x टू y सेट टू बी 1 1 इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x y बिलोंग्स टू x एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, क्योंकि यही 1 1 होने की कंडीशन होती है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, क्योंकि 1 1 होने के लिए यही कंडीशन होती है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई ही होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए बताइए बच्चों? ए।
नेक्स्ट आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस आते हैं बोलिए बच्चों, कौन से क्वेश्चन आते हैं बोलिए बच्चों? मल्टीपल, सबको समझ में आ रहा है बेटा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करिए जरा, कैसे करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को? तो स्टार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये कह रहा है मेरे पास एक सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3 एंड अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एक्स एज आर इज इक्वल टू 1 3 2 2 3 2। ये हमने एक रिलेशन बना दिया। देन मिनिमम ऑर्डर पेयर्स विच शुड बी एडेड इन द रिलेशन आर टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। इसको रिफ्लेक्सिव भी बनाना है और इसको सिमेट्रिक भी बनाना है ना? तो ध्यान से देखना भाई, इसमें रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपके पास 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, वो तो इसमें है हमारे पास। एक 3 3 बना होना चाहिए, वो नहीं है, ये ऐड करना पड़ेगा। ये कह रहा है कौन कौन से ऑर्डर पेयर ऐड करने पड़ेंगे, तो देखो एक तो 1 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो 2 2 तो मेरे पास था, है ना, ये रहा। मेरे पास 1 1 नहीं था, एक 3 3 नहीं था, दो एलिमेंट तो ये ऐड करने पड़ेंगे, है ना? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव के साथ साथ इसको सिमेट्रिक भी करना है। तो सिमेट्रिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखिए इसमें 1 3 लिखा हुआ है, तो पक्का 3 1 और ऐड करना पड़ेगा, तभी तो सिमेट्रिक कहलाएगा फिर, है ना? इसमें 3 2 लिखा हुआ है, तो इसमें मुझे 2 3 भी ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे रिफ्लेक्सिव होने के लिए, ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे सिमेट्रिक होने के लिए। तो यानी कि 1 1 3 3 3 1 और 2 3, 3 1 और 2 3, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन हमें चूज करना होगा, ये ऑर्डर पेयर इसमें ऐड करने पड़ेंगे जिससे कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हो जाए। आ गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, ये रहा। अ रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज। नेचुरल नंबर्स का कोई सेट है, नेचुरल नंबर का सेट आप सारे लोग जानते हैं। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो कैसे होता है? 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ऐसे ही तो होता है। लेस देन का सेट है, तो आपको ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चेक करो जरा। रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसमें 1 1 होना चाहिए था, तो चेक करना जरा। 1 लेस देन 1 होता है क्या? गलत। लेस देन इक्वल टू होता तब भी एक बार को सोच सकते थे, बट इसने लेस देन बोला है। लेस देन का मतलब छोटा होना चाहिए, तो क्या 1 1 से छोटा होता है? गलत। 2 2 से छोटा होता है? गलत। 3 3 का पेयर नहीं बनेगा, 4 4 का पेयर नहीं बनेगा, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेंगे। रिफ्लेक्सिव नहीं है, लिख दे रहा हूं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक चेक करो। अगर 1 2 से छोटा है तो क्या 2 1 से छोटा होगा? ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करो। 1 छोटा है 2 से और 2 छोटा है 3 से, तो 1 छोटा हो गया 3 से, ये बात सही है। यानी कि ये ट्रांजिटिव तो है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, केवल ट्रांजिटिव है। तो यानी कि ओनली ट्रांजिटिव, यानी कि बी ऑप्शन पे टिक मारेंगे। आगे बढ़िए। रिलेशन है हमारे पास एक्स वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। ये कंडीशन है, याद रखिए। इज अ रिलेशन ऑन सेट जेड, इंटीजर्स का सेट है, देन डोमेन ऑफ आर इज। इसका डोमेन कितना होगा? मतलब एक्स के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, एक्स के प्लेस पर आप 2 भी लिख सकते हैं और -2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स को 2 और -2 लिख देंगे तो ये कितना आ जाएगा? एक्स को 2 और -2 लिख देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। और इस y को एक मिनट के लिए मैं 0 मान लूँ, यानी कि अगर मैं -2 और y को 0 मान लूँ तो ये वाला ऑर्डर पेयर इसमें आ सकता है ना। अगर मैं 2 0 मान लूँ तो भी ये वाला ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है ना। अगर मैं -1 कुछ भी मान लूँ, इसके आगे कुछ भी लिख दूँ, तो इंटीजर लिख दूँ कुछ भी, है ना, -1 के आगे 1 ही लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, है ना, तो भी 4 या 4 से तो छोटा ही रहेगा। मैं प्लस का 1 भी यूज़ कर सकता हूँ और 0 भी यूज़ कर सकता हूँ एक्स के प्लेस पे। तो इसका, अगर मैंने एक्स को 0 मान लिया तो वाई के प्लेस पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, -2 भी आ सकता है। आ गया कि नहीं आ गया? तो यानी कि अब इसने क्या पूछा है? डोमेन पूछा है। डोमेन का मतलब पहला पहला ऑर्डर पेयर, पहला पहला ऑर्डर पेयर में ये एलिमेंट आ सकता है, ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है। 0 +-2 +-1। आ गया कि नहीं आ गया? आगे बात आती है एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन।
एक्स कोई नेचुरल नंबर है, हमें उसका स्क्वायर करना है, और जो स्क्वायर करने के बाद बनेगा वो एक सेट एक्स बनेगा, यानी कि जो सेट एक्स है उसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। एक्स कोई नेचुरल नंबर है और हमें उसका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस टाइप से कोई सेट बना हुआ है जी। आगे कि नहीं आगे बताइए। अब हमें एक एफ सेट फंक्शन बनाना है एन से एन में, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू एन। द फंक्शन इज इंजेक्टिव ओनली, नॉट बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव ओनली, बाइजेक्टिव। आ गया कि नहीं आ गया? तो चेक करिए जरा, कैसे चेक करेंगे? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है ना, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है कि नहीं बताइए, बोलते नहीं हो यार आप। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है कि नहीं है? तो ये कह रहा है कितना एफ एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए बताइए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो 1,1 आ सकता है, चेक करके देखो। 2,2 आ सकता है, चेक करके देखो। 3,3 आ सकता है, चेक करके देखो। नहीं आया समझ में? अरे बोलो, नहीं आया क्या? मतलब अगर मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 2 आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे करके बना के भी आपको दिखाऊं तो 1 का स्क्वायर करके यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करके यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये 1 1 तो है। आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये ऑन टू नहीं है, बताइए क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, 1 और 4 के बीच में 3 भी है, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे उनके लिए इधर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। 1 1 है, ऑन टू नहीं है, तो केवल 1 1 ही कहलाएगा, ओनली 1 1। आ गया कि नहीं आ गया बताइए। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। एफ एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर गिवन बाय F1। एफ है बेटा जी, है ना, एफ लिख देना। F1, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 1, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 2। देखिए F1 की वैल्यू तो 1 है, F2 की वैल्यू 2 ही है। अब F3 निकालना है, F4 निकालना है, F5 निकालना है, मतलब 2 से बड़ी कोई वैल्यू के लिए निकालना है, तब हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। आ गया कि नहीं आ गया? देन एफ इज 1 1 है, ऑन 2 है, क्या चेक करना है? पक्का 1 1 तो है ही नहीं है, ये बताओ क्यों? क्योंकि खुद ही देखो यार, F1 की वैल्यू 1 है, यानी कि 1 वाला 1 पे लगा हुआ है। F2 की वैल्यू भी 1 ही है, वो भी 1 पे लगा हुआ है, तो 1 1 कहाँ से हुआ? नॉट 1 1, 1 1 तो ये है ही नहीं है। अब ऑन टू है कि नहीं है, ये चेक करो। अब सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर का, तो इसके आगे 2 3 4 बहुत सारे नंबर्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताइए? अरे बोलो, इसके आगे बहुत सारे नंबर होंगे ना, तो चेक करके देखिए। 1 का बना है, ठीक है। अगर मैं एक्स के प्लेस पर 3 लिख दूँ, एक्स के प्लेस पर, इस वाले में चेक करो, अगर मैं एक्स के प्लेस पर 3 लिख दूँ तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, यानी कि 3 का पेयर 2 के साथ बन जाएगा, 4 का पेयर 3 के साथ बन जाएगा, ऐसे 5 का पेयर इसके साथ बन जाएगा, यानी कि इस सेट में कुछ खाली नहीं बचेगा। वैसे तो ये इन्फानाइट सेट है। अब कहेंगे सर 5 + 6 बनाओ, 7 बनाओ, ये नीचे वाले खाली बचता जाएगा, नहीं बचेगा, क्योंकि ये इन्फानाइट सेट्स है ना, तो इसमें एलिमेंट खत्म ही नहीं होंगे, आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, तो इसे ऑन टू बोलेंगे, 1 1 नहीं बोलेंगे, है ना। ऑन टू बट नॉट 1 1, सी ऑप्शन। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? अरे बोलिए। अब बारी आती है आपकी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। देखिए जरा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रखा हुआ है बच्चों। इसमें क्या लिखा हुआ है? लेट आर बी द सेट ऑफ एन, आर बी द सेट ऑफ एन, आर एक्स रिलेशन होगा, आर इज द रिलेशन द सेट एन गिवन बाय, आर एक रिलेशन है नेचुरल नंबर के सेट पे, गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, और बी की वैल्यू 6 से बड़ी है, ये कंडीशन याद रखा करिए, बी की वैल्यू 6 से बड़ी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बी की वैल्यू 6 से बड़ी है ना, तो ये तो वैसे काट दो, क्योंकि इसमें बी के प्लेस पर 4 लिख रहा है, 6 से बड़ा होना चाहिए। अब ये 3 बचे, है ना, ये 3 बचे, एक जे वाला, एक जे वाला, एक जे वाला। अब इसने बोला है कि बी में से 2 माइनस करके ए आ जाना चाहिए, यानी कि पहले वाले एलिमेंट की वैल्यू दूसरा वाला -2 होगी। पहला वाला एलिमेंट इज इक्वल टू दूसरा वाला एलिमेंट -2। चेक करना जरा किस किस में है, इसमें चेक करो, ये तो वैसे ही फेल हो गया। दूसरे में से 2 माइनस करेंगे तो 6 बचेंगे, ये वाला सही है, ये गलत है, क्योंकि इसमें भी 2 नहीं बचेंगे, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को समझ में? पक्का सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। एफ एक्स लिख दीजिए इसको, ये एफ एक्स है। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर।
क्या आंसर चूज करना है? एफ इज 1 1, रियल नंबर से रियल नंबर में बना के देख लो, रियल नंबर से रियल नंबर में। और वैसे भी एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लिखते हैं, 3x इक्वल टू 3y लिखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, x इक्वल टू वाई आ गया, 1 1 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ऑन टू भी होगा ये, ऑन टू भी होगा कि नहीं होगा बताइए, क्योंकि बहुत सारे, अरे यार क्या लिखते थे, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लिख के सॉल्व कर लो। चलो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लिखेंगे तो 3x इज इक्वल टू 3y होगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वाई, ये 1 1 है। अब ऑन टू चेक करो, ऑन टू कैसे चेक करते हैं? एफ एक्स इक्वल टू वाई लिख देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई लिख देते हैं, एफ एक्स का मतलब 3x इक्वल टू वाई लिख देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी? y अपन टू। तो इसका मतलब है y के प्लेस पर कोई रियल नंबर लिखूंगा मैं, जब y के प्लेस पर कोई रियल नंबर लिखूंगा तो रियल नंबर अपॉन टू कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। नॉट डिफाइंड तो कभी नहीं आ सकता, इमेजिनरी तो कभी नहीं आ सकता। बोलो, हमें नॉट डिफाइंड और इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए, बस इन चीज़ों से बचना होता है। तो यहाँ पर ना तो इमेजिनरी आ सकता है कभी, नॉन डिफाइंड आ सकता है। इसका मतलब y के प्लेस पर कोई भी वैल्यू पुट करने से कुछ ना कुछ x आ ही जाएगा, यानी कि जो ऑन टू होगा, यानी कि जो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, यानी कि जो बाइजेक्शन होगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस इज 1 1 ऑन टू, फर्स्ट ऑप्शन। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। आगे सारे बच्चों को समझ में? MCQs आर ओवर। नाउ कम टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये सब सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। तो कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f0 लिखेंगे बच्चों। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखो। एफ एक्स को क्या लिखेंगे? एफ एक्स को लिखेंगे साइन 5x अपॉन 3x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू f0। जब 0 होता है तब k होता है इसका आंसर। आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे साइन 5x अपॉन 5x, साइन 5x अपॉन 5x इंटू 5x। साइन थीटा अपॉन थीटा की फॉर्म में लिखना पड़ता है ना, और 3x तो पहले से ही नीचे लिखा हुआ था, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos 0 इजिकल टू कितना बोलो बच्चों? k, है ना। तो इससे ये कट जाएगा और ये पूरा 1 हो जाएगा, तो 5/3 बचेगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इजिकल टू k। तो दिस इम्प्लाइज दैट k इजिकल टू कितना हुआ? 8/3। 8/3 कहाँ है इसमें ढूंढो, दिस इज द आंसर। आगे सारे बच्चों को सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए, बोलते जाया करो यार। वेरी नाइस क्वेश्चन। इसका मतलब सबको समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है ये? सबको इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? सबको इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है ये बताइए? अरे ये वो लिमिट लिखी हुई है ना, लिमिट लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच, यानी कि 5 माइनस एच। आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे तो लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 माइनस एच अपॉन 5 माइनस एच। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? अरे बोलिए। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 5 में से h माइनस कर दिया, h कोई बहुत छोटी क्वांटिटी है, लेकिन 5 में से जब माइनस कर देंगे, कुछ भी माइनस कर दो आप, 0.1 माइनस कर दो तो 4.99 कुछ तो बचेगा, लेकिन जब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 4 बचेगा ना। और नीचे कितना था? 5 माइनस एच था, 5 माइनस एच था। जब h टेंड्स टू 0 लिखेंगे तो 4/5 आएगा। आ गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये डिफ्रेंशिएशंस हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इनको अपने आप से निकाल लेना, ठीक है बच्चों। dx/dy निकालना है, हिंट चाहिए क्या आपको? dx/dy, पहले इसमें से x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कितनी निकलेगी? साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। अब dx/dy कर दो, dx/dy, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएट, ऐसे करके फॉर्मूला आके निकाल लेना। ओके बच्चों, ये एक इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को निकाल सकते हैं ना। बोल तो दिया करो आता है कि नहीं आता है? आता है बेटा सबको, मुझे पता है, यू नो ऑल द क्वेश्चंस। और एक ये वाला क्वेश्चन है,
ये भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, निकाल लेना इनका आंसर्स, ठीक है ना। जिन क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास थे वो मैं लिख दिए हैं, जिनके आंसर्स नहीं थे वो सॉल्व करके निकाल लेना, है ना। ये वाला भी आप अपने आप ही निकालना, ये वाला भी आपको आ जाएगा। आपको अगर ध्यान हो तो ये वाले क्वेश्चन मैंने एक बार टेस्ट में दिया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, काय का बताइए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मिसलेनियस एक्सरसाइज का ऑप्शंस में दिया हुआ है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, इनके आंसर्स भी मैंने दे दिए हैं, सॉल्व कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया, है ना, और ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 और दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 और दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसके आगे आते हैं आपकी केस स्टडी क्वेश्चंस, ये मैं करवा रहा हूँ आपको, ओके बच्चों। तो केस स्टडी क्वेश्चंस पर आ जाइए आप फटाफट से, जल्दी जल्दी। केस स्टडी क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता है कैसे करने होते हैं। इसकी सबसे पहले आप थ्योरी को पढ़िए, है ना। शर्लिन एंड दंजू आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड-19। आपने ही बहुत मजे किए थे, लूडो खेला था कि नहीं खेला था, पहले ये बताओ, है ना। मजे किए थे कि नहीं किए थे, काश सर वो दिन दोबारा से वापस आ जाएं, कहाँ जी बोर्ड के चक्कर में फंस गए हैं, देना पड़ता है भाई साहब। तो while rolling the dice, Sherlin's sister Raji observed and noted the possible outcomes of throw। एक तो डाई को थ्रो कर दिया, उसके पॉसिबल आउटकम्स को नोट किया। वो तो आप जानते हैं पॉसिबल आउटकम यही होंगे सारे, और तो कुछ आ ही नहीं सकता, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ए बी द सेट ऑफ प्लेयर्स, ए तो प्लेयर्स का सेट है, और बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और बी पॉसिबल आउटकम्स का सेट है। तो इसका मतलब ए वाला सेट तो प्लेयर्स का सेट हुआ, शर्लिन एंड दंजू, नॉट गंजू, दिस इज दंजू ओके। चलिए, बहुत कम हंसने का मौका मिल रहा है सर। चलिए, और बी इज द सेट ऑफ आउटकम्स, तो आउटकम्स तो 1 2 3 4 5 6 यही होंगे, ओके। तो पहला वाला ऑप्शन है आपके पास, शो दैट द रिलेशन आर सच दैट बी टू फ्रॉम बी टू बी वाले सेट से बी वाले सेट में, मतलब आपको इसी सेट में एक रिलेशन बनाना है, इस तरह से बनाना कि x कमा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि y का मतलब दूसरा वाला इज डिविजिबल बाय x का मतलब पहला वाला, दूसरा एलिमेंट पहले वाले से डिवाइड हो जाना चाहिए, दूसरा वाला पहले वाले से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो चेक करना है आपको ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है कि नहीं है, चेक करना जरा। देखिए भाई, 1,1 वाला ऑर्डर पेयर बन सकता है, 2,2 वाला बन सकता है, 3,3 वाला बन सकता है, बिकॉज दूसरा वाला इज डिविजिबल बाय पहला वाला, दूसरा वाला इज डिविजिबल बाय फर्स्ट, दूसरा वाला इज डिविजिबल बाय फर्स्ट, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक की बात करिए, आ गया कि नहीं आ गया। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, दूसरा वाला इज डिविजिबल बाय पहला वाला, तो क्या जब 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या 1 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, गलत, बकवास, नहीं होगा। ट्रांजिटिव चेक करिए जरा, मैं 2 को डिवाइड कर सकता हूँ 1 से और 4 को डिवाइड कर सकता हूँ 2 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 4 को डिवाइड कर सकता हूँ 1 से, ये सही हुआ। यानी कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, यानी कि सही कह रहा है, इसकी बात सही है। आ गया कि नहीं आ गया, इसकी बात सही है। तो शो करना था तो हमने शो कर दिया, एग्जाम्पल दे दे के भी शो कर सकते थे आप। सेकंड वाला है, सेकंड ऑप्शन है, मतलब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, आर इज द रिलेशन ऑन बी डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू 1,2 2 2 1 3 3 4 1 3 4 3 5 5, देन शो दैट आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं है, बताइए क्यों, क्योंकि इसमें 1,1 2,2 3,3 कुछ नहीं है, 2 2 तो है, 1 1 1 और 3 3 नहीं है। आगे कि नहीं आ गया, अरे इसमें तो 6 6 भी होना चाहिए, क्योंकि सेट था ना, सेट था ना आउटकम्स का, आउटकम्स 1 2 3 4 6 होते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ओके। शो करना है, शो कर देते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इसमें 1 2 है, अब चेक करो 2 1 है कि नहीं है, नहीं है ना, तो सिमेट्रिक भी नहीं है।
अब ट्रांजिटिव चेक करो, है ना, 1 3 है और 3 4 है, तो अगर 1 4 है इसमें, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, प्रूव हो गया ये कुछ भी नहीं है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा वाला क्वेश्चन आता है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है किस चीज़ का बताइए, दूसरा क्वेश्चन है किस चीज़ का बताइए, केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो 3 कार डीलर्स से ए बी एंड सी, 3 कार डीलर थे मेरे पास, ए बी और सी थे, डील्स इन 3 टाइप्स ऑफ कार्स, 3 टाइप की कार बेचते हैं, कौन कौन सी बताइए, एक हैचबैक, एक सेडान और एक एसयूवी कार्स। कौन दो भाई, कौन सी वाली आपके पास है। तो द सेल फिगर इन 2019 एंड 2020 शोड दैट डीलर ए सोल्ड, तो 19 और 20 की बात कर रहा है ना, 19 और 20 की बात कर रहा है, तो 19 और 20 में क्या हुआ था बताइए, डीलर ए सोल्ड, डीलर ए ने 120 तो हैचबैक, 50 वाली सडान और 10 एसयूवी कार्स 2019 में सेल की थी, और 300 हैचबैक, 150 सडान, 20 एसयूवी ये 2020 में सेल की थी। आगे कि नहीं आ गया, ये डीलर ए की बात हो गई। ऐसे ही डीलर बी की बात है, इतने हैचबैक, इतने सडान, इतने एसयूवी 2019 में, इतने हैचबैक, इतने सडान, इतने एसयूवी इन 2020। ऐसे ही डीलर सी की बात करेंगे, डीलर सी ने 90 हैचबैक, 40 सडान, 22 एसयूवी 19 में, और 100 हैचबैक, 60 सडान और 5 एसयूवी 2020 में। तो इतनी सारी कंडीशन इसने दे दी है। अब इस सारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। किन किन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बताओ बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, राइट द मैट्रिक्स समराइजिंग सेल्स डाटा इन 2019। 2019 में क्या क्या हुआ, डीलर ए, डीलर बी, डीलर सी था, कितने हैचबैक, कितने सडान, कितने एक्सयूवी कार बेचे, तो इन सबको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो। तो ये तो बहुत ईजी बात है, मैट्रिक्स फॉर्म में सारे बच्चे लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स एक्स से शो कर दूं, पी से कर देता हूँ, किसी से भी कर देता हूँ, चलो मैट्रिक्स पी लिखी मैंने, कैसे लिखी, ये तो ए वाला डीलर था, ये बी वाला डीलर था, ये सी वाला डीलर था, है ना, और इन्होंने जो कार सेल की थी वो कौन कौन सी थी बोलिए, हैचबैक, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, हैचबैक, ये सडान और ये एसयूवी, है ना। आ गया कि नहीं आ गया। तो डीलर ए ने कितनी कितनी बेची थी, तो सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है, वो देख देख के आप लिख देंगे इसमें से। देखिए इसमें लिखा हुआ है कितनी एच कितनी थी, 120 थी, 120 थी, 50 थी और ये 10 थी। तो इसी टाइप से लिख दो इसको, देख देख के कितना लिखेंगे बोलिए, 120, 50, 10, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें से, देख देख के लिख दो जो कुछ भी लिखना है ना। तो इतना कर लो, दिख जाएगा आपको सब कुछ ऐसे करके। और बी वाली में कितना था बोलिए, 100 और 30 और 5, और इस वाली में था 90, 40 और 2। आ गया कि नहीं आ गया। तो ये मैट्रिक्स बन गई 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द मैट्रिक्स समराइजिंग सेल्स डाटा ऑफ 2020। ऐसे 2020 के लिए लिख दो, नहीं आया समझ में, तो मान लीजिए 2020 के लिए जब आप लिखेंगे तो उस मैट्रिक्स को आप क्यू मान लो, नहीं आया समझ में, उस वाले मैट्रिक्स को आप क्या मान लेंगे, क्यू मान लेंगे, क्यू मान लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे डीलर ए, डीलर बी, डीलर सी, और ये क्या बताइए, हैचबैक, सेडान और एसयूवी कार। आ गया कि नहीं आ गया बताइए। तो सब कुछ लिख दीजिए इसमें जो डाटा दिया हुआ था, 300, 150, 20, 200, ऊपर जो लिखे हुए थे वही लिख रहा हूँ मैं सारे, है ना, 50, 6, 165। आ गया कि नहीं आ गया बताइए, 160 और 5। तो ये आपका 2020 के अकॉर्डिंग हो गया। आ गया कि नहीं आ गया। आगे आपसे कहता है, आगे आपसे कहता है, क्या कहता है बताइए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन 2 ईयर्स। 2 साल में हमने टोटल कितने कार बेचे हैं, है ना। डीलर ए ने कितनी बेची, डीलर बी ने कितनी बेची, डीलर सी ने कितनी बेची, कैसे पता चलेगा बताइए। दोनों को प्लस कर दो, आप भी प्लस क्यों निकाल लीजिए।
पी प्लस क्यू कर लीजिए, है ना। तो आपके पास आ जाएगा डीलर ए, डीलर बी, डीलर सी, और ऐसे करके आ जाएंगे जी। कौन कौन से थे, हैचबैक, सेडान और एसयूवी, इन सबको ऐड कर दो। ऐड करना तो आपको आता है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना कैसे करते हैं देखो। इसमें कितना था 300 और इसमें कितना था 120, तो 120 प्लस 300 हो गया ना, 120 प्लस 300 आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे दूसरा वाला करो, दूसरे वाले में इसमें 150 है और इसमें 50 है, तो 50 प्लस 150 हो जाएगा, तो 50 प्लस 150 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेना, कर लेंगे ना, डू योर सेल्फ, सबको आ जाएगा। ठीक है बच्चा। एक और है, और वाला ऑप्शन है, यानी कि वो या तो आपको ये वाला पार्ट करना था या फिर ये वाला करना था। तो इसमें लिखा हुआ है इफ ईच डीलर रिसीव अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000 ऑन सेल्स ऑफ हैचबैक। कोई भी डीलर हो, हैचबैक कार पर 50,000 रुपये की प्रॉफिट करता है, सेडान कार के ऊपर 1 लाख का प्रॉफिट करता है, और एसयूवी कार के ऊपर उसका ये प्रॉफिट है ना। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड इन द ईयर 2020 बाय ईच डीलर। 2020 में हर एक डीलर ने कितना कितना प्रॉफिट किया, है ना। सडान पे कितना प्रॉफिट हुआ, बहुत ईजी बात है यार, सडान कितनी बेची और एक सडान पे कितना प्रॉफिट होता है उसका मल्टीप्लाई कर दो। हैचबैक कार पे कितना प्रॉफिट हुआ, एक कार पे कितना प्रॉफिट होता है और कितनी कारें आपने बेची उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब सीधे सीधे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ही तो करना, और क्या करना है ना। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, 2020 की बात कर रहा है तो 2020 की ही हम बात करेंगे इसे। 2020 का ये वाला मैट्रिक्स है, 300, 200 और 100 वाला, है ना। 150, 50 और 60, 26 और 5, है ना, ये वाला है। तो कैसे निकालेंगे बताइए, ये 300, 200, 100 और 150, 50, 60, 26, 5, 26 और ये 5, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए, प्रॉफिट कितना हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था ये हैचबैक के लिए, ये सेडान के लिए, ये एसयूवी के लिए, है ना। तो कितना प्रॉफिट हो रहा था, इसमें हो रहा था 50,000, 50,000, 1 लाख, 1 लाख हो गया ना। और इस पर कितना था, कितने ज़ीरो थे बताइए, 2 2 और 1 2 3 5 0, 1 2 3 4 5 0 आ गया कि नहीं आ गया। इनका मल्टीप्लाई कर लेना, प्रोडक्ट अपने आप इतना तो आप निकाल लोगे यार, इतना तो आपको आता है, कैलकुलेशन है, कर लेना। प्रोडक्ट करके जो भी आएगा, ये डीलर ए, ये डीलर बी और ये डीलर सी, आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, ए बी सी, यहाँ पर 3 एलिमेंट आ जाएंगे ए बी सी, ए डीलर का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट। आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट कम टू द केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। केस केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3। तो केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बताइए। केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वन डे श्वेताज मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स की बहुत जरूरत पड़ रही है भाई आजकल, was explaining the topic of increasing and decreasing function in the class, है ना। तो he explained about the different terms like stationary points, turning points, etc. क्लास में हमने भी तो पढ़े थे स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्ड अबाउट द कंडीशंस फॉर विच अ फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और उन्होंने वो कंडीशन भी समझी, वो कंडीशन भी एक्सप्लेन कर दी, बच्चों को समझा दी। कौन सी वाली बोलिए, जिससे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। ही टुक एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, took an example of different functions to make it more clear to the students. स्टूडेंट्स को ये अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने क्या एग्जाम्पल ले लिया, क्या एग्जाम्पल ले लिया, ये वाला एग्जाम्पल ले लिया भाई, एफ एक्स इक्वल टू ये। आ गया कि नहीं आ गया। एंड आस्क द स्टूडेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और स्टूडेंट से पूछा कि भाई इन क्वेश्चन के आंसर दो। कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर दो, टेस्ट योर नॉलेज बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व, इस कर्व के आप मुझे स्टेशनरी पॉइंट बताइए, है ना।
स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं। स्टेशनरी पॉइंट कौन से होते हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स कौन से होते हैं? जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होता है ना? तो एफ डैश एक्स निकालो, उसको इक्वल टू 0 लिख दो। एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाएंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें बताइए? एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कितना निकलेगा? फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड 3x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सेकेंड x माइनस 3 का क्यूब डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो क्या बचेगा? x प्लस 1 बचेगा अंदर, और इधर कितना बचेगा बताइए? x माइनस 3 बचेगा। ये तो बचेगा बच्चों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर, 2x और माइनस 2। इसमें से 2 को बाहर निकाल दो, इसमें से 2 को बाहर निकाल दो। 2 को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा बताइए? यहाँ पर 6 हो जाएगा, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये x माइनस 1 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अब आपको स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लिख देंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यूज निकलेंगी, एक माइनस का 1, एक 2 और एक 1। दीज आर द स्टेशनरी पॉइंट्स। पहले पार्ट का आंसर होगा। कौस्तुभ भाई आपको ध्यान है, आपने केस स्टडी का क्वेश्चन किया था टेस्ट में, मैंने लिया था, तो पता नहीं आपने कथा सी लिख दी उसमें पूरी। ऐसे थोड़ी लिखना होता है। फर्स्ट पार्ट में उसने ये पूछा है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको केवल इतना ही आंसर लिखना है जितना उसने पूछा है। फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया, ठीक है कि नहीं? ठीक है। सेकंड पार्ट अब यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है, उसका आंसर मैं लिखता हूँ। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अब आपको इसके इंटरवल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना? इंटरवल कैसे निकालेंगे? इंटरवल तो आपको ध्यान होगा। स्टेशनरी पॉइंट कौन कौन से थे बोलो? -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। कितने टुकड़े हो गए नंबर लाइन के? एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा। माइनस इन्फानाइट और जे प्लस का इन्फानाइट। अब टेबल बना लो बस। एफ एक्स क्या था आपका? एफ डैश एक्स कितना था बोलो? 6 था। और ये है x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर और x माइनस 1। अब यहाँ से आगे इंटरवल तो निकाल लोगे ना? अरे ये क्वेश्चन मैंने कल ही कराया कॉपी में, मतलब कल मैंने जब ऑनलाइन क्लास ली थी आपकी, तो सेम क्वेश्चन करवाया था, यही करवाया था ना? तो आप अपने आप से एक टेबल बना लेना इसकी। सेम क्वेश्चन है, कॉपी में हो रहा है आपके, कल ही कराया है मैंने, है ना? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? इंटरवल लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट, है ना? तो टेबल बनाते जाओ। अगर आपका माइनस इन्फानाइट से -1 के बीच में आया, तो यहाँ से इधर की तरफ कोई भी वैल्यू अपने मन में एज्यूम कर लेके देख लो, -2। तो -2 से ये प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा, -2 लिखने से ये माइनस का आ जाएगा, तो ये डिक्रीजिंग कहलाएगा, है ना? इसी टाइप से इसमें 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 चेक कर लेना। ओके बच्चों, कल ही कराया, कॉपी में हो रहा है यार, देखो उसे। अब आगे बारी आती है इस क्वेश्चन की, है ना? एक बड़ा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? ये क्वेश्चन देखिए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, कोई बकवास नहीं है, ये फालतू के क्वेश्चन में एक भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? तो ध्यान से देखते जाइए सारे के सारे क्वेश्चन को आप, ठीक है ना? तो देखिए जरा ध्यान से कैसे करेंगे इन सारे क्वेश्चन को। देखो बच्चों, two schools A and B want to award their selected students on the values of honesty, hard work and punctuality. दो स्कूल हैं, स्कूल का नाम है पहले वाले का A, दूसरे वाले का B, तीसरे वाले का C। अपने बच्चों को ऑनेस्टी के लिए, हार्ड वर्क के लिए, पंचुअलिटी के लिए अवार्ड देना चाहते हैं। द स्कूल A want to award ₹X, ₹Y और ₹Z फॉर द 3 रेस्पेक्टिव वैल्यूज। पहला वाला इंसान है, यानी कि ए स्कूल वाला, वो X रुपये, Y रुपये और Z रुपये देगा। आगे नहीं आ गया? तो X के Y के लिए रुपये देगा, लेकिन कितने लोगों को देगा? पहला वाला 2 लोगों को, दूसरा वाला 2 लोगों को, पहला वाला 3 लोगों को, दूसरा वाला अवार्ड 2 लोगों को, तीसरा वाला अवार्ड केवल एक ही इंसान को देगा। आगे कि नहीं आ गया?
विद द टोटल अवार्ड ऑफ मनी ₹2200, और कुल मिला के ₹2200 खर्च करेगा। आ गया कि नहीं आ गया? मतलब इतने इतने अवार्ड बांटने में उसके 2200 खर्च हो गए। ऐसे ही दूसरा वाला स्कूल वाला है, वो ₹3100 खर्च करेगा और अवार्ड कैसे बांटेगा? पहला वाला अवार्ड क्या था? ऑनेस्टी का अवार्ड 4 लोगों को देगा, हार्ड वर्क का अवार्ड 1 इंसान को देगा, और पंचुअलिटी का अवार्ड 3 लोगों को देगा। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? तो ऐसे करके देगा, है ना? तो ₹3100 खर्च हो जाएंगे इसके। आगे कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर वन प्राइज ईच वैल्यू इज ₹1200। अगर मैं हर वैल्यू के लिए केवल एक ही अवार्ड दूं, एक ऑनेस्टी के लिए, एक पंचुअलिटी के लिए और एक हार्ड वर्क के लिए, तो ₹1200 खर्च होंगे। अब आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। आगे कि नहीं आगे बताइए? तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है ना? ऑनेस्टी के लिए कितना, पंचुअलिटी के लिए कितना, हार्ड वर्क के लिए कितना। ठीक है कौस्तु भाई ध्यान से सुनिए। अब ये क्वेश्चन तो एक एक पार्ट तो इसमें कर नहीं सकते, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में एक पार्ट अलग कर दिया, दूसरा पार्ट अलग कर दिया। जो सारे पार्ट एक साथ होंगे, मैट्रिक्स बनेगी, सॉल्व होगा, इन्वर्स करके आंसर निकलेगा, फिर जो आंसर निकलेगा उसमें से हम इसको 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 सेपरेट करके अलग अलग करके दे पाएंगे। इसको अभी यहाँ से अलग अलग करके आंसर नहीं निकाल सकते, है ना? वो तो हम निकाल लेंगे। अब इस वाले पार्ट को तो मैं यहीं पर खत्म कर दे रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है इफ मैट्रिक्स पी इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन द डिटर्मिनेंट ऑफ पी कितना होगा? अरे कॉमन सेंस की बात है, ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, पक्का जीरो मैट्रिक्स होगी। जीरो मैट्रिक्स होगी यानी कि सारे एलिमेंट जीरो जीरो ही होंगे, तो पक्का डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा? जीरो। नहीं आया समझ में? तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। अब ये केवल एक 3 पार्ट रह गए हैं और ये 3 पोर्शंस आपको सॉल्व करने हैं, है ना? तो सॉल्व कैसे करेंगे? अब इन 3 पोर्शंस को सॉल्व करिए। तो सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखिए। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3x प्लस, पहले वाले इंसान ने ₹2200 खर्च किए थे कि नहीं किए थे? और पहले वाली वैल्यू के लिए 3, दूसरी वाली वैल्यू के लिए 2 और तीसरी वाली वैल्यू के लिए 1 अवार्ड दिया था। तो इसका मतलब 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू कितना? 2। 2200 फर्स्ट इक्वेशन बनी थी। और दूसरी वाली कंडीशन के लिए क्या बोला था उसने? दूसरा वाला ये रहा, कितने कितने दिए थे? 413 थे ना? तो 413 के लिए 3100, है ना? और एक एक लिया था तब ₹1200 खर्च हुए थे, याद है कि नहीं याद? ₹1200 खर्च किए थे ना, ₹1200। अब तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बस सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। आपको आता है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना? आता है कि नहीं आता बताइए? तो पहले से मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो। कितना लिखेंगे बोलिए? ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख दो। तो ए का मतलब कितना? 3 2 1 4 1 1 और 1 1 1, यही तो होगा बेटा। अरे समझ में नहीं आया, है ना? और एक मिनट, ये कितने 3100 वाला चेक करना जरा। 3100 वाला, अच्छा ये है 413 था, 413 था, वही मगर सारे सारे 1 1 कैसे आ गए? 413 था ये, 413 था, 413 आ गया कि नहीं आ गया बोलिए, है ना? 413 था। और यहाँ पे कितना था? एक्स वाई जेड इजिकल टू कितना बोलो बच्चों? 2200, 3100 और ये 1200। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? अब इनको सॉल्व करते जाइए आप, है ना? इनको सॉल्व करते जाइए। ए एक्स इजिकल टू बी मान लो इसको, ए एक्स इजिकल टू बी। तो यहाँ से जब हम एक्स निकालेंगे तो कितना होगा? ए इनवर्स बी होगा। अब आप ए का इनवर्स निकाल लो, बी से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? बोलो बेटा। तो इसके मैं डायरेक्ट आंसर्स दे दूँ आपको, है ना? इनके आंसर्स निकाल देना। आपका एक्स आ जाएगा 300 और वाई आ जाएगा 400 और z आ जाएगा 500। नहीं आया समझ में? 300 400 और 500। तो अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ यहाँ पे कौस्तुभ, अब क्वेश्चन यहाँ से आगे स्टार्ट होगा। उसने फर्स्ट पार्ट पूछा था आपसे, अब फर्स्ट पार्ट का आंसर दो। केस स्टडी क्वेश्चन ऐसे नहीं करते जैसे तुम करते हो, इसमें फर्स्ट पार्ट का आंसर देना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा था आपसे, देखिए व्हाट इज द अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी। तो यहाँ पर लिख देंगे अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी इज, ऐसे अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी इज
रुपीज़ कितना 300। ऐसी सेकंड अवार्ड मनी फॉर किसके लिए, पंक्चुअलिटी और हार्डवर्क। अवार्ड मनी फॉर पंक्चुअलिटी के लिए 400 और थर्ड पार्ट अवार्ड मनी फॉर हार्डवर्क इज इक्वल टू ₹500। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बताइए, सबको आ रहा है ना, हैंड रेज किया करिए, आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया ना। ये असर्शन रीजन केस स्टडी ये क्वेश्चन हम बोर्ड पर नहीं पढ़ सकते, अब बोर्ड पर पढ़ेंगे तो क्या कैसे पढ़ेंगे बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखते रहेंगे बैठ के, देखो कितना लंबा है ना। तो बोर्ड पर तो वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, है ना, और ये क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर दे रहा हूँ, आपके काम की बात। When you surround yourself with people who support your dreams, you will achieve success more quickly। आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब आपके आसपास केवल वही लोग होने चाहिए जो आपको और आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करते हो, जो आपको सपोर्ट नहीं करते, आपकी लाइफ को सपोर्ट नहीं करते, आपको प्यार नहीं करते। लात है ना आपके पास, भगवान ने क्या के लिए दिए, सोचिए। ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट बच्चों, गुड नाइट।